Hello student. So today we will discuss about the Bohr model of atom. Last class में हम लोग डिस्कस किए थे रदरफोर्ड मॉडल एंड थॉमसन एटॉमिक मॉडल. थॉमसन एंड रदरफोर्ड मॉडल के बाद जो थर्ड मॉडल है हमारा दैट इज द बोर एटॉमिक मॉडल. Bohr models of atom. ओके तो जो बोर एटॉमिक मॉडल है ये बोर मॉडल ऑफ एटम है. दिस इज बेस्ड ऑन Planck's quantum theory. Planck's क्वांटम थ्योरी. ये किस पर बेस्ड है? दिस इज बेस्ड ऑन प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी. देखिए प्लैंक्स का ये एक थ्योरी है जिसको प्लैंक क्वांटम थ्योरी के नाम से जानते हैं और बोर मॉडल जो है प्लैंक क्वांटम थ्योरी पर बेस्ड है. इसको हम लोग आगे भी जस्ट नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे डिटेल से. लेकिन प्लैंक क्वांटम थ्योरी क्या कहता है कि जो लाइट है ना, लाइट ये कंटिन्यूअस नहीं है. नहीं, लाइट डिस्क्रीट है, क्वांटाइज्ड है, इसका एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं. और लाइट जो है छोटे छोटे पॉकेट ऑफ एनर्जी फोटोन का बना होता है. लाइट किसका बना होता है? छोटे छोटे जो एनर्जी पॉकेट है जिसको फोटोन कहते हैं, इसका बना होता है. और फोटोन का जो एनर्जी होता है इसको हम लोग फॉर्मूला से देते हैं एच म्यू, जहाँ एच कांस्टेंट है, प्लैंक्स का कांस्टेंट कहते हैं, कांस्टेंट है. और म्यू क्या होता है? ये फ्रीक्वेंसी होता है, फ्रीक्वेंसी होता है. तो पूरे थ्योरी का जो सेंट्रल आइडिया है, पूरे थ्योरी का जो मीनिंग है ये है कि लाइट का एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं. लाइट का फिक्स्ड एनर्जी होता है कि जो हमारा लाइट है वो कंटिन्यूअस नहीं है, वो डिस्क्रीट है, डिफिनिट है, इसका फिक्स एनर्जी है और इस एनर्जी को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं. और इसी थ्योरी का यूज करके बोर भी कहा कि जो एटम में न्यूक्लियस है और सेल जो इलेक्ट्रॉन जो सेल में रिवॉल्व करता है, इलेक्ट्रॉन किसमें? सेल में रिवॉल्व करता है, इसका भी डिफिनिट अमाउंट ऑफ एनर्जी है. इलेक्ट्रॉन जो सेल में रिवॉल्व करता है इसका भी डिफिनिट अमाउंट ऑफ एनर्जी है. प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी भी कहता है कि लाइट का डिफिनिट अमाउंट ऑफ एनर्जी है. यानी प्लैंक्स थ्योरी के पहले ऐसा माना जाता था कि लाइट कंटिन्यूअस होता है, इसके एनर्जी को कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, ये कंटिन्यूअस है, इसकी एनर्जी को कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं. लेकिन प्लैंक जो है बाय फॉर्मूला इसके एनर्जी, लाइट की एनर्जी को कैलकुलेट किया और बोला लाइट का एनर्जी जो है छोटे छोटे फोटोन का बना होता है लाइट. और इसी को हम लोग प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी कहते हैं. इसी थ्योरी का यूज करके बोर ने कहा कि इलेक्ट्रॉन का एनर्जी भी फिक्स है, डिफिनिट है, कैलकुलेट कर सकते हैं. तो ये किस पर बेस्ड है? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पर बेस्ड. और बोर मॉडल भी में भी लिमिटेशन है और ये भी फेल होता है, यानी कि ये अनेबल टू एक्सप्लेन हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. ठीक है ना. तो ये रदरफोर्ड में जो भी लिमिटेशन था उसको तो रिमूव करता है, लेकिन ये भी अपने आप में कंप्लीट नहीं है. इट फेल टू एक्सप्लेन हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल. तो ये इसका लिमिटेशन है कि इट फेल टू एक्सप्लेन Heisenberg uncertainty principle. हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. देखिए हाइजेनबर्ग जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है इसको बोर मॉडल एक्सप्लेन नहीं करता. यानी बोर मॉडल जो है कि यहाँ फेल हो जाता है. बोर मॉडल जो है इस थ्योरी को एक्सप्लेन नहीं करता है. बोर मॉडल इस थ्योरी से कंट्राडिक्ट करता है. तो बोर मॉडल प्लैंक क्वांटम पर बेस्ड है लेकिन कुड नॉट एक्सप्लेन हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल. ये लिमिटेशन हो गया किसका? बोर मॉडल का. हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या है
कि देखिए ये जब एटम जो होता है ये न्यूक्लियस में प्रोटॉन है और सेल जो है हमारा सेल इसमें इलेक्ट्रॉन है। तो बोर के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का हम लोग पोजीशन, रेडियस ये डिफाइन कर सकते हैं और इस इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम, वेलोसिटी भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, मोमेंटम भी कैलकुलेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू बोर मॉडल, बोर थ्योरी। लेकिन हाइजेनबर्ग कहता है कि पोजीशन एंड मोमेंटम को हम लोग एक साथ एक्यूरेटली कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, एक्यूरेटली कैलकुलेट नहीं कर सकते, अनसर्टेन होता है। दोनों जो है एक साथ एक्यूरेटली कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, देयर इज अनसर्टेनिटी, सर्टेनली हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते हैं। ये हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग है। लेकिन बोर में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के वेलोसिटी को भी हम लोग कैलकुलेट करते हैं, पोजीशन को भी कैलकुलेट करते हैं। यानी कि बोर आगे हम लोग देखेंगे कि बोर जो है ये क्लासिकल मॉडल है, अब पुराना है, पार्टिकल नेचर पर बेस्ड है। ये कौन सा मॉडल इसको कहते हैं, क्लासिकल मॉडल जो है, दिस इज क्लासिकल मॉडल। क्लासिकल मॉडल ऑफ एटम है जो पार्टिकल नेचर पर बेस्ड है। किस पर नेचर पर बेस्ड है, पार्टिकल के नेचर पर बेस्ड होता है। लेकिन हाइजेनबर्ग ये वेव नेचर को बताता है। तो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे प्लैंक क्वांटम थ्योरी क्या है, पार्टिकल नेचर क्या होता है, पार्टिकल को हम लोग काउंट कर सकते हैं, पोजीशन होता है, वेव नेचर क्या होता है। तो हाइजन कहता है कि इलेक्ट्रॉन के पोजीशन और मोमेंटम को एक साथ कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, बोर कहता है एक साथ कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये कंट्राडिक्शन था, यानी कि कह सकते हैं हाइजेनबर्ग जो प्रिंसिपल दिया बोर उसको एक्सप्लेन नहीं करता। तो दिस इज स्टार्ट ऑफ बोर मॉडल की बेस्ड ऑन प्लैंक क्वांटम थ्योरी, दिस इज एंड ऑफ बोर मॉडल, इट फेल्ड टू एक्सप्लेन द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। क्लियर है ना यहाँ तक? ओके तो नेक्स्ट पेज में हम लोग बात करेंगे कि बोर मॉडल का पोस्टुलेट्स क्या है। नेक्स्ट पेज में हम लोग मूव करेंगे कि व्हाट इज पोस्टुलेट्स ऑफ बोर मॉडल, मेन पॉइंट क्या है बोर मॉडल का। प्रीवियस तो जो पोस्टुलेट्स ऑफ बोर मॉडल है, और बोर मॉडल क्यों दिया गया कि बोर मॉडल जो रदरफोर्ड मॉडल में लिमिटेशन थे उसको रिमूव करने के लिए, रदरफोर्ड का जो फेल्यूरनेस था उसको रिमूव करने के लिए बोर मॉडल प्रपोज किया गया। देखिए बोर मॉडल का जो पोस्टुलेट्स है, पॉइंट है, सबसे फर्स्ट पॉइंट ये है कि जो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी रिलीज या गेन नहीं, लॉस या गेन नहीं करता है, नहीं, यानी कि रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन neither loss energy nor gain energy, जबकि इसी चीज को रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाया। उसके हिसाब से ये देखा कि जो इलेक्ट्रॉन, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन है वो कंटिन्यूअसली एनर्जी लॉस करता है, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली एनर्जी लॉस करता है, रेडिएशन एनर्जी लाइट जो है कि इमिट करता है और एनर्जी उसका लॉस होता है और फिर वो न्यूक्लियस में कोलैप्स हो सकता है। लेकिन ये इसको कंट्राडिक्ट करते हुए यहीं पर एटम का स्टेबिलिटी फेल हो गया कि हाउ एटम इज स्टेबल। तो इसी को कंट्राडिक्ट करते हुए बोर कहा कि नहीं, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन जो है एनर्जी या ना तो एनर्जी लॉस करेगा ना गेन करेगा, यानी कि फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी के साथ स्टेबल होता है और रिवॉल्व करता है। तो neither loss energy nor gain energy, it associated with fixed amount of energy, ठीक है। तो यहीं पर रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी लॉस कर रहा है, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, लेकिन ये बोर कहा कि नहीं, इलेक्ट्रॉन एनर्जी लॉस नहीं करता है, इलेक्ट्रॉन एनर्जी वाइल रिवॉल्विंग लॉस और गेन नहीं करता है, जबकि फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी।
और ये जो फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी है ना, डिफिनिट अमाउंट ऑफ एनर्जी है ना, दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। इलेक्ट्रॉन का एनर्जी फिक्स होता है, ये प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के आधार पर है कि इलेक्ट्रॉन का जैसे लाइट का एनर्जी फिक्स होता है, सिमिलरली इलेक्ट्रॉन का एनर्जी भी क्या होता है, फिक्स्ड होता है। और जो फिक्स एनर्जी लेवल है ना, दैट इज स्टेशनरी एनर्जी लेवल, नहीं, जो ऑर्बिट विथ फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी को स्टेशनरी ऑर्बिट कहते हैं। द orbit with definite amount of energy, definite amount of energy, that is stationary orbit। तो इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी ऑर्बिट में डिफिनिट अमाउंट ऑफ एनर्जी के साथ क्या होता है, रिवॉल्व करता है। एंड each orbit represent an एनर्जी लेवल, एक एनर्जी डिफिनिट एनर्जी लेवल को रिप्रेजेंट करता है, एनर्जी लेवल। फॉर एग्जांपल जो फर्स्ट सेल या जो के सेल है, ये फर्स्ट एनर्जी लेवल को रिप्रेजेंट करता है, फर्स्ट एनर्जी लेवल। जबकि सेकंड सेल है, इससे हायर एनर्जी लेवल होता है एल सेल, और ये सेकंड एनर्जी लेवल है, सेकंड एनर्जी लेवल। तो डिफरेंट एनर्जी लेवल होता है, जो एनर्जी लेवल होता है इसी को हम लोग एन से डिनोट करते हैं, और बाय सीक्वेंस फर्स्ट एनर्जी लेवल, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और इसी को बाय नेम हम लोग के सेल, एल सेल, एम सेल, एन सेल, ये हमारा एनर्जी लेवल होता है, डिफरेंट एनर्जी लेवल होता है। तो फर्स्ट पॉइंट यही था कि रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन एनर्जी लॉस नहीं करता है, जबकि रदरफोर्ड यही कंफ्यूज था कि रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन एनर्जी लॉस करेगा और फिर न्यूक्लियस में कोलैप्स होगा। और फिर कहा कि फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी है, ये प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी भी कहता है कि लाइट का भी एनर्जी फिक्स होता है, इलेक्ट्रॉन का भी एनर्जी फिक्स होगा। और ईच जो ऑर्बिट है, स्टेशनरी ऑर्बिट है, उसके साथ डिफिनिट अमाउंट ऑफ एनर्जी है। तो ईच ऑर्बिट रिप्रेजेंट एन एनर्जी लेवल, नहीं, हर ऑर्बिट का अपना डिफिनिट एनर्जी है, जिसको हम लोग एनर्जी लेवल के नाम से जानते हैं। तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया पोस्टुलेट्स का। मूव करते हैं नेक्स्ट पेज में। देखिए जो सेकेंड पॉइंट इसमें ये है, सेकेंड पॉइंट कि जो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन है वो डिफिनिट अमाउंट, उसका जो एंगुलर मोमेंटम, थोड़ा देखिए ना। ओके सर। जो एंगुलर मोमेंटम होता है रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का, नहीं, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम किसको कहते हैं, मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होता है, ये मोमेंटम होता है। एंगुलर मोमेंटम कब होता है, जब सर्कुलर मोशन होगा, सर्कुलर अगर मोशन है, कोई सर्कुलर मोशन है, दैट इज द एंगुलर मोमेंटम। और एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी इनटू रेडियस। तो जो एंगुलर मोमेंटम होता है ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन is integral multiple of माइक सब लोग म्यूट करें, मल्टीपल ऑफ h/2π, मतलब ये कि जो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन है, ये हमारा न्यूक्लियस हो गया जिसमें प्रोटॉन है, और जो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन है, इच सर्कुलर ऑर्बिट का, सर्कुलर पाथ का डिफिनिट एंगुलर मोमेंटम होगा, और जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो h/2π का मल्टीपल होगा। यानी कि एंगुलर मोमेंटम जो है, एंगुलर मोमेंटम m इंटू v इंटू r, यहाँ m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, m क्या है हमारा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, v जो है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है।
वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और आर रेडियस है सर्कुलर पाथ का, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ हो गया। तो जो एंगुलर मोमेंटम होगा इलेक्ट्रॉन का, ये कितना होगा एंगुलर मोमेंटम, दैट इज इक्वल टू n इंटू एच बाई 2 पाई, जहाँ n क्या है, ये सेल है, n इज इक्वल टू 1 2 3 4, ये सेल हो जाएगा। तो जो एंगुलर मोमेंटम इलेक्ट्रॉन का है या तो h पाई होगा या h पाई के मल्टीपल में होगा। यानी फर्स्ट सेल अगर बात करें, फर्स्ट सेल या जो है के सेल की बात करें, तो इसमें एंगुलर मोमेंटम 1 इंटू एच बाई 2 पाई होगा। अगर सेकेंड सेल या एल सेल की बात करें तो एंगुलर मोमेंटम 2 इंटू एच बाई 2 पाई होगा। यानी कि वही सर्कुलर पाथ अलाउ है जिसका एंगुलर मोमेंटम h बाई 2 पाई के मल्टीपल में होगा। इसका मीनिंग क्या है कि सर्कुलर पाथ जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है किसमें, सर्कुलर पाथ में, सर्कुलर पाथ में, तो वही ऑर्बिट अलाउ होगा, वही ऑर्बिट जो है अलाउ होगा जिसका एंगुलर मोमेंटम या तो h बाई 2 पाई हो या इसके मल्टीपल में हो, वही सर्कुलर ऑर्बिट या सर्कुलर पाथ या सेल अलाउ होगा। ठीक है ना। तो तो जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व करता है सर्कुलर पाथ में, हैविंग एंगुलर मोमेंटम h बाई 2 पाई एंड इट्स मल्टीपल। ठीक है, या फिर वही सर्कुलर पाथ अलाउ होगा इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्विंग के लिए जिसका मोमेंटम h बाई 2 पाई या इसके मल्टीपल में होगा। ये सेकेंड पॉइंट होगा बोर मॉडल का, जिसको क्वांटाइजेशन ऑफ मोमेंटम भी कह सकते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ मोमेंटम, कि मोमेंटम जो है ये क्वांटाइज्ड होता है, नहीं क्वांटाइज्ड होता है, क्वांटाइजेशन कैलकुलेट कर सकते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ मोमेंटम। इस पॉइंट को हम लोग, सेकेंड पॉइंट को क्वांटाइजेशन ऑफ मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम भी कह सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक। सर वाला फर्स्ट वाला थोड़ा बता दीजिए ना, आपने जो h/2 किया। ये फर्स्ट आपने जो नो सर ऊपर जो एंगुलर मोमेंटम का। देखिए एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम कहते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट जिसमें मास हो और उसमें वेलोसिटी हो, तो मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को मोमेंटम कहते हैं। एंगुलर मोमेंटम कहते हैं का मतलब कोई अगर मोशन ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन शो कर रहा है, सर्कुलर मोशन शो कर रहा है, सर्कुलर मोशन होगा तो उसके लिए जो मोमेंटम होगा उसको एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। और एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, तो प्रोडक्ट होता है मास, वेलोसिटी और सर्कुलर पाथ, सर्कुलर रेडियस, सर्कुलर पाथ का जो रेडियस है इसका जो प्रोडक्ट होता है इसी को हम लोग एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। जैसे कहने का मतलब मान लीजिए ये न्यूक्लियस हो गया और सेल में जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन का अपना मास भी है, इलेक्ट्रॉन का अपना वेलोसिटी भी है, और ये आर रेडियस में सर्कुलेट भी कर रहा है, तो इसके साथ जो सर्कुलर पाथ है उसका रेडियस भी है, तो इसका जो प्रोडक्ट होगा वो एंगुलर मोमेंटम होगा। लेकिन इसका प्रोडक्ट बहुत आसानी से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, केवल ये पता हो कि इलेक्ट्रॉन किस सेल में है, क्योंकि h बाई 2 क्या है, कांस्टेंट है, h का वैल्यू कांस्टेंट है, x को प्लैंक्स कांस्टेंट कहते हैं, 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकेंड होता है। तो h तो कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है, n केवल सेल अगर हमको पता है, फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल, थर्ड सेल, तो किसी भी इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, और कितना होता है, तो h बाई 2 के मल्टीपल में होता है, जहां n इक्वल टू फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ सेल होगा। क्लियर है? यस सर। यस। ये जो थर्ड पॉइंट है हमारा, थर्ड पॉइंट कि इलेक्ट्रॉन जो है एनर्जी लॉस गेन कर सकता है, कब, जब जंप करता है, नहीं जब जंपिंग होगा, नहीं ड्यूरिंग ट्रांजिशन और जंपिंग बिटवीन ऑर्बिट, ड्यूरिंग ट्रांजिशन, ट्रांजिशन का मतलब हो गया जंपिंग, ट्रांजिशन और जंपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका जंपिंग होगा ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसके बीच, बिटवीन ऑर्बिट, बिटवीन ऑर्बिट के बीच अगर जंप कर रहा है या ट्रांजिशन हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, देन देयर इज लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, देन
देयर इज लॉस और गेन ऑफ एनर्जी, तब एनर्जी लॉस या गेन होता है। नहीं, इसको समझते हैं कि मान लीजिए ये हमारा जो है कि न्यूक्लियस है और ये न्यूक्लियस में प्रोटॉन है एंड दिस इज द फर्स्ट सेल, दिस इज द सेकंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल होगा। तो जब इलेक्ट्रॉन अपने ग्राउंड फर्स्ट सेल में है, स्टेशनरी ऑर्बिट में है, नहीं ये फर्स्ट सेल होगा, दिस इज सेकंड, थर्ड और फोर्थ सेल। तो जितना इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास होता है एनर्जी लो होता है, यानी कि जैसे ही न्यूक्लियस से जो है कि फार अवे जाते हैं तो एनर्जी इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, इंक्रीजेज। एनर्जी क्या होता है, इंक्रीजेज, एनर्जी इंक्रीज करता है, इंक्रीजेज होता है। तो देखिए जब इलेक्ट्रॉन फर्स्ट सेल में है, नहीं यानी कि फर्स्ट सेल में है, इसको कहते हैं स्टेशनरी ऑर्बिट में है, यानी इसको कहते हैं ग्राउंड स्टेट, नॉर्मल स्टेट, इसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। नहीं, जीएस किसको रिप्रेजेंट करता है, ग्राउंड स्टेट। तो जब ग्राउंड स्टेट में होता है या इसको लोअर एनर्जी स्टेट, लोअर एनर्जी स्टेट में होता है, या फिर अंदर सेल, इनर सेल में होता है, इनर सेल या ऑर्बिट में होता है, तो ये अपना नॉर्मल, जब इनर सेल में होता है तो ये जो है कि लोअर एनर्जी स्टेट में होता है, और लोअर एनर्जी स्टेट मतलब ग्राउंड स्टेट में होता है, ग्राउंड स्टेट में, ठीक है ना। इनर सेल में होता है दैट इज द लोअर एनर्जी स्टेट, दैट इज द ग्राउंड स्टेट। और जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है, नहीं जंप कब करेगा, ये देखिए कि जब इलेक्ट्रॉन को या एटम को हम लोग हीट करते हैं, बाहर से एनर्जी का कोई सोर्स दिया जाता है, मान लीजिए ये एक्सटर्नल जो है इसको हीट कर रहे हैं या एनर्जी का सोर्स मिल रहा है, तो इसका एनर्जी जो था उससे इंक्रीज कर जाएगा, इसका जो एनर्जी स्टेट है वो इंक्रीज कर जाएगा। जब इसका एनर्जी इंक्रीज करेगा तो ये हायर एनर्जी स्टेट में जंप करता है, ठीक है ना, हायर एनर्जी स्टेट में जंप करता है। तो ड्यूरिंग ट्रांजिशन और जंपिंग जो है बिटवीन ऑर्बिट देयर इज लॉस और गेन ऑफ एनर्जी। तो देखिए जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करता है, जब इलेक्ट्रॉन बाहर से एक्सटर्नल सोर्स से एनर्जी गेन करता है तो लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में चला जाता है। नहीं, लोअर एनर्जी स्टेट से कहाँ चला जाएगा, हायर एनर्जी स्टेट में जाएगा, ठीक है ना, हायर एनर्जी स्टेट, या इसी को कहते हैं एक्साइटेड स्टेट। जब हाई एनर्जी होगा तो इसको कहेंगे एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। या इनर सेल से कहाँ जाता है, आउटर सेल में जाता है, आउटर सेल में जाता है। ये कब होगा, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट, लोअर एनर्जी स्टेट टू हायर एनर्जी स्टेट, इनर सेल टू आउटर सेल, जब एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, व्हेन इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब एनर्जी, व्हेन इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब और गेन एनर्जी, जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी ऑब्जर्व करता है और गेन करता है तो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट मींस लोअर एनर्जी स्टेट टू हायर एनर्जी स्टेट मींस इनर सेल टू आउटर सेल में चला जाता है। लेकिन ये एक्साइटेड स्टेट में बहुत कम टाइम के लिए, यानी कि जितना फास्ट एक्साइटेशन होता है उतना ही ये फास्ट जो है अपने नॉर्मल स्टेट में भी आ जाता है, नॉर्मल स्टेट में भी रिटर्न हो जाता है, नहीं ग्राउंड स्टेट में रिटर्न हो जाता है। तो जब रिटर्न होगा ग्राउंड स्टेट में तो ये एनर्जी लॉस करता है, यहाँ क्या हुआ, एनर्जी का लॉस होगा, यहाँ क्या हो गया, एनर्जी का गेन होगा, एनर्जी का गेन होगा जब हायर लोअर से हायर में जाएगा, और जब हायर एनर्जी से लोअर में जाएगा तो एनर्जी का लॉस होगा। और यही जो एनर्जी लॉस होता है ना, यही स्पेक्ट्रा के रूप में, कलरफुल लाइन के रूप में, कलरफुल बैंड के रूप में, स्पेक्ट्रा के रूप में हमको मिलता है, जिसको हम स्पेक्ट्रल लाइन कहते हैं। क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रल लाइन कहते हैं। तो ड्यूरिंग ट्रांजिशन इलेक्ट्रॉन जब अपने सेल में जो है कि रिवॉल्व करता है तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी लॉस गेन नहीं करता है, लेकिन जब जंपिंग करता है इनर से आउटर तब जो है कि गेन ऑफ एनर्जी के कारण होता है। और फिर एक्साइटेड स्टेट से जो लोअर एनर्जी स्टेट में आता है, लोअर एनर्जी स्टेट में आता है तो स्पेक्ट्रल मिलता है, स्पेक्ट्रल लाइन मिलता है, स्पेक्ट्रा मिलता है, कलरफुल लाइन मिलता है, लाइन ऑफ कलर या बैंड ऑफ कलर मिलता है, इसी को स्पेक्ट्रा के नाम से हम लोग जानते हैं। तो न्यूक्लियस से दूर जाने पर एनर्जी इंक्रीज होता है और इनफाइनाइट डिस्टेंस पर एनर्जी जीरो हो जाता है, जो कि मैक्सिमम वैल्यू है। और एनर्जी का मिनिमम वैल्यू किस सेल में होगा, मिनिमम वैल्यू ये फर्स्ट सेल में जो एनर्जी होगा वो मिनिमम होगा फर्स्ट सेल में। यहाँ तक क्लियर है।
यहाँ तक क्लियर है ना? चलिए नेक्स्ट पेज सर में एनर्जी मैक्सिमम कब होगा बोला आपने? हाँ, जब इनफाइनाइट डिस्टेंस पर होगा, एकदम वेरी फार, न्यूक्लियस से बहुत दूर होगा, इनफाइनाइट, तब एनर्जी मैक्सिमम होगा और वो जीरो होगा। और मिनिमम एनर्जी कब होगा? जब फर्स्ट सेल में होगा। अच्छा, किसी सेल में कितना एनर्जी होगा, एन सेल में फर्स्ट सेकंड, इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। इसका डेरिवेशन भी है, फॉर्मूला भी है, बोर मॉडल में ही है, ये सारा हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि सेल में कितना एनर्जी होता है, कितना लॉस होगा, कितना गेन होगा, ये सब हम लोग को कैलकुलेट करना है। क्लियर है ना? यस सर। ओके। और नेक्स्ट जो फोर्थ पॉइंट है ये है कि देखिए जो इलेक्ट्रॉन का रिवॉल्विंग है, नहीं, इलेक्ट्रॉन का जो रिवॉल्विंग है ये क्यों होता है, कैसे होता है? तो इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व इन अ सेल, या कहेंगे सर्कुलर मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, सर्कुलर मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए गिवन सेल is due to centripetal force that is due to presence of electrostatic force, कहने का मतलब ये है कि ये न्यूक्लियस है जिसमें प्रोटॉन है, और जो इसके सराउंडिंग में जो शेल है, डिफिनिट ऑर्बिट है, उसमें इलेक्ट्रॉन क्या होता है? रिवॉल्व करता है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। तो सर्कुलर पाथ में अगर कोई पार्टिकल रिवॉल्व कर रहा है, ये जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, बोले कि इलेक्ट्रॉन का अपना मास भी है, इलेक्ट्रॉन का अपना वेलोसिटी है, और इलेक्ट्रॉन आर रेडियस के सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है, तो जो भी अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है, दिस इज ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफ सेंट्रीपिटल। और सेंट्रीपिटल फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होता है? mv²/r, जहाँ m क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और v जो है कि वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और r रेडियस हो गया सर्कुलर पाथ का। तो ये कूलम सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। और जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है ये किसके कारण होता है? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसके कारण होता है? चार्ज पार्टिकल के कारण, पॉजिटिव निगेटिव चार्ज पार्टिकल के कारण होता है। दो मास के बीच का फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स, दो मैग्नेट के बीच मैग्नेटिक फोर्स, दो चार्ज के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ये किसके द्वारा ऑब्टेन्ड होता है, किसके द्वारा प्रोवाइड किया जाता है? दिस इज प्रोवाइडेड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दो चार्ज पार्टिकल के बीच होता है, दो Q1 Q2 के बीच जो फोर्स होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। तो ये कह रहे थे कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है दिस इज काउंटर बैलेंस या गिवन बाय या ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण होता है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स तो यहाँ है। अच्छा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होगा? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2, दो चार्ज हो गया और डिस्टेंस क्या है? r² है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। इसको हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्ट, जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स है इसको लिख सकते हैं, जब इक्वल टू को हम लोग प्रोपोर्शनलिटी में करते हैं तो एक कांस्टेंट आ जाता है kZe²/r²। अब देखिए के यहाँ क्या है? के कांस्टेंट होता है जिसका वैल्यू 9 × 10⁹ होता है, ये कांस्टेंट है। जेड क्या होता है? जेड एटॉमिक नंबर होता है। जेड क्या हमारा? दिस इज द एटॉमिक नंबर। जितना एटॉमिक नंबर होगा उतना ही क्या होगा? प्रोटॉन होता है। और ई क्या है? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए न्यूक्लियस में प्रोटॉन है, नहीं? अब प्रोटॉन कितना है? तो जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही प्रोटॉन होता है, उतना ही क्या होता है? प्रोटॉन होता है। और प्रोटॉन पर चार्ज कितना होता है? तो जितना प्रोटॉन पर चार्ज होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है, और दोनों को इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ई से डिनोट करते हैं, जिसका वैल्यू 1.6 × 10⁻⁹ कूलम होता है। देखिए ये एक इलेक्ट्रॉन हो गया जिसका चार्ज हो गया क्या? ई हो गया। यानी कि इसको अगर Q1 ले, इसको क्या ले Q2,
तो Q2 क्या है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है। Q1 क्या है, प्रोटॉन है। कितना प्रोटॉन है, Z है, और प्रोटॉन का भी चार्ज कितना है, E। तो Q1 इंटू Q2 क्या होगा, Q1 इंटू Q2 जो होगा E इंटू ZE, यानी कि इसी को लिख सकते हैं ZE स्क्वायर। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है, KZE स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया। और कूलम्बिक फोर्स क्या होता है, सॉरी सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, mv स्क्वायर बाई आर। तो दोनों इक्वेट होता है, दोनों काउंटर बैलेंस होता है। तो इस रिलेशन को याद रखना है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक कूलम्बिक सेंट्रीपिटल फोर्स है mv स्क्वायर बाई आर, ये इक्वल होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के kz E स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। इस रिलेशन को आगे हम लोग यूज करेंगे डेरिवेशन में। किसके डेरिवेशन के लिए, तो एनर्जी के डेरिवेशन के लिए, वेलोसिटी के डेरिवेशन के लिए, रेडियस कितना होगा ऑर्बिट का, इसके डेरिवेशन के लिए हम लोग यूज करेंगे, इस रिलेशन को हम लोग यूज करेंगे। तो यहां तक क्लियर है। यस सर। ओके, तो ये था, दिस इज ऑल अबाउट बोर मॉडल, बोर एटॉमिक मॉडल। अब लास्ट हम लोग डिस्कस करेंगे एडवांटेज एंड लिमिटेशन ऑफ बोर मॉडल। ठीक है ना, क्या एडवांटेज है, क्या लिमिटेशन है बोर मॉडल का। चलिए नेक्स्ट पेज में एडवांटेज ऑफ बोर मॉडल। देखिए एडवांटेज क्या है, पहला एडवांटेज तो ये है कि इट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एटम, जो रदरफोर्ड नहीं कर पाया, एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एटम। और स्टेबिलिटी ऑफ एटम को कैसे एक्सप्लेन करता है, कि रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं किया, उसके हिसाब से इलेक्ट्रॉन जो है एनर्जी रेडिएट करता है। जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है तो एनर्जी रेडिएट करता है और न्यूक्लियस में कोलैप्स हो जाएगा। ये कहा कि नहीं, जो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन है वो फिक्स एनर्जी के साथ जो है कि फिक्स एनर्जी के साथ रिवॉल्व होगा। तो ये यहाँ पर रिजॉल्व हो गया। सेकेंड पॉइंट ये है कि देखिए जो बोर एटॉमिक मॉडल है ये ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन करता है। इट एक्सप्लेन कि कैसे स्पेक्ट्रा मिलता है, ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रा किसी एटम का, स्पेक्ट्रा ऑफ एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, कैसे स्पेक्ट्रा मिलता है इसको एक्सप्लेन करता है। तो स्पेक्ट्रा कैसे मिलता है कि जब कोई एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी इलेक्ट्रॉन अपने लोअर एनर्जी स्टेट ग्राउंड स्टेट में आता है, तो इससे जो है कि हम लोगों को कलर फुल लाइन जो मिलता है दैट इज स्पेक्ट्रा ऑफ एटम होता है। इस प्रकार किसी भी एटम को हिट करने पर हमको स्पेक्ट्रा या मॉलिक्यूल मिलता है। तो ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रा के बारे में बताता है बोर मॉडल। बोर मॉडल के हेल्प से वी कैन कैलकुलेट जो है हम लोग कैलकुलेट करेंगे एटम के रेडियस, जो सेल है ना, डिफरेंट सेल का रेडियस, यानी कि रेडियस ऑफ सेल, फर्स्ट सेल सेकेंड सेल का रेडियस क्या है, Rn, रेडियस ऑफ डिफरेंट सेल कैलकुलेट कर सकते हैं। वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, वेलोसिटी एंड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट सेल, इन डिफरेंट सेल में हम लोग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन को कैलकुलेट कर सकते हैं डिफरेंट सेल में। तो दीज आर द एडवांटेज ऑफ बोर एटॉमिक मॉडल, की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करता है, ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रा कैसे ओरिजिन होता है, और इसके हेल्प से हम लोग रेडियस, वेलोसिटी, एनर्जी इलेक्ट्रॉन का डिफरेंट सेल में कैलकुलेट कर सकते हैं, और ये अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन सेल में कैसे अरेंज होता है, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है किसी सेल में, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सेल, ये भी पता चलता है बोर एटॉमिक मॉडल से। तो दीज आर द एडवांटेज। और इसके साथ कुछ लिमिटेशन भी है बोर एटॉमिक मॉडल का। इसके लिए नया मॉडल दिया गया, क्वांटम मॉडल है, स्क्रोडिंगर का इक्वेशन है, वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, हाइजेनबर्ग का प्रिंसिपल है, डी ब्रोगली का ड्यूअल थ्योरी है। ये सब बोर के बाद दिया गया है। इसमें कुछ लिमिटेशन है उसको ओवरकम करने के लिए। तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे लिमिटेशन ऑफ बोर मॉडल, लिमिटेशन या ड्रॉबैक ऑफ बोर एटॉमिक मॉडल।
देखिए इसका लिमिटेशन क्या है, लिमिटेशन ये है कि बोर एटॉमिक मॉडल जो है ये हाइड्रोजन एटम या सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए एप्लीकेबल है। इट इज यूजफुल फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम या आयन, मतलब इसको कह सकते हैं सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ऐसा एटम आयन जिसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन हो, उसी के लिए ये एप्लीकेबल है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, हीलियम प्लस, लिथियम प्लस 2 सब में एक इलेक्ट्रॉन है। और इसका लिमिटेशन क्या है बोर एटॉमिक मॉडल का कि इट फेल्ड टू एक्सप्लेन हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। It could not explain Heisenberg uncertainty principle. Heisenberg uncertainty principle को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। थर्ड पॉइंट ये है कि जो स्पेक्ट्रा मिलता है, स्पेक्ट्रल लाइन क्या होता है, कलर लाइन होता है। नहीं, स्पेक्ट्रा किसका होता है, एटम का। तो जो स्पेक्ट्रल लाइन है इसको फर्दर जब इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड में पास करते हैं, मैग्नेट या चार्ज के प्रेजेंस में पास करते हैं, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड से पास करते हैं, तो ये टूट जाता है, स्प्लिटिंग हो जाता है। ये क्यों हो रहा है एक्सप्लेन नहीं किया। स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, ये क्यों हो रहा है, स्पेक्ट्रल लाइन का स्प्लिटिंग, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। बोर कुड नॉट एक्सप्लेन स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, could not explain। लेकिन बाद में ये देखा गया, और इसमें एक ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड से पास करते हैं और जब स्प्लिटिंग होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में जो स्प्लिटिंग होता है इसको स्टार्क इफेक्ट कहते हैं। साइंटिस्ट जो सबसे पहले ऑब्जर्व किया था, दिस इज नोन एज स्टार्क इफेक्ट। और जब मैग्नेटिक फील्ड में स्प्लिटिंग होता है, दिस इज नोन एज जीमेन इफेक्ट। ठीक है। तो ये स्प्लिटिंग इसलिए होता है कि जो स्पेक्ट्रल लाइन है ये एक सेल या एनर्जी लेवल को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है, सेल या एनर्जी लेवल को रिप्रेजेंट करता है। तो बाद में ये देखा गया कि एक सेल या एनर्जी लेवल में बहुत सारा एनर्जी लेवल होता है, सब एनर्जी लेवल यानी कि सब सेल होता है, ऑर्बिटल होता है यानी कि सब एनर्जी लेवल होता है, उसमें भी बहुत सारा है। जैसे व्हाइट लाइट है तो 7 लाइट में स्प्लिट हो जाता है, वैसे ही जो सेल है, एनर्जी है, लेवल है, एनर्जी लेवल वो बहुत सारे सब सेल या सब एनर्जी लेवल में टूट जाता है, इसलिए स्प्लिटिंग होता है। लेकिन बोर एक्सप्लेन नहीं किया। तो स्टार्क इफेक्ट क्या है, स्टार्क इफेक्ट नेक्स्ट पेज में एक्सप्लेन करते रहे कि स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन जो होता है, स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन इलेक्ट्रिक फील्ड कब होता है, जब चार्ज के प्रेजेंस में, इलेक्ट्रिक फील्ड कॉल्ड स्टार्क इफेक्ट कहते हैं। और स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन मैग्नेटिक फील्ड, नहीं, दिस इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड में जब इसका स्प्लिटिंग होता है, नोन है जीमेन इफेक्ट, इसको जीमेन इफेक्ट है। तो स्प्लिटिंग जो है क्यों होता है ये बोर एक्सप्लेन नहीं कर, कुड नॉट एक्सप्लेन। लेकिन फर्दर देखा गया कि एक जो सेल होता है उसमें बहुत सारा एनर्जी लेवल होता है। जैसे कि थर्ड सेल है, तो थर्ड सेल में जो थर्ड हमारा सेल है या एनर्जी लेवल है, ये थर्ड सेल या ये एक एनर्जी लेवल को रिप्रेजेंट करता है, थर्ड सेल एनर्जी लेवल को रिप्रेजेंट करता है। इसमें बहुत सारे एनर्जी लेवल है, 3s है, 3p है, 3d, तो ये भी एनर्जी लेवल होता है। तो एक सेल बहुत सारे छोटे छोटे एनर्जी लेवल का कंपोज्ड होता है, इसलिए देयर इज स्प्लिटिंग। तो स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन क्यों होता है ये भी बोर एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ठीक है ना। तो दीज आर द सर्टेन लिमिटेशन ऑफ बोर एटॉमिक मॉडल। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे, हाउ कैन वी कैलकुलेट कि कोई एटम है और एटम का जो सेल में रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन है, इसका जो है वेलोसिटी कितना होगा, इसका एनर्जी कितना हो सकता है, इसका रेडियस
फर्स्ट सेल सेकेंड सेल में कितना हो सकता है, ये सारा हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिराइव करेंगे और कैलकुलेट करेंगे। और इसके बाद जो प्रिंसिपल है, जैसे प्लैंक्स का क्वांटम थ्योरी या फिर हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल या वेव नेचर और पार्टिकल नेचर, ये सब भी हम लोग 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे। तो आज इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। होता है स्प्लिटिंग क्यों होता है? सर। मतलब ये इसको ऐसे समझिए कि जब लाइट पास करते हैं प्रिज्म से, तो ये जो लाइट है व्हाइट लाइट, इसमें बहुत सारा कलर है, ये डिफरेंट जो है कि कलर में टूट जाता है ना, स्प्लिटिंग हुआ ना, डिफरेंट एनर्जी लेवल में टूट जाता है। हाँ एक सेल में भी बहुत सारे एनर्जी लेवल है, तो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड में वो सेपरेट हो जाता है, ऐसा समझ सकते हैं। क्लियर ना? ओके सर, थैंक ओके, थैंक यू, वेलकम। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।